बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरी बात के साथ मैं हूं हमीद भुट्टो। आज खरी बात करेंगे सियासी मसलत, नए सूबों का राग और कराची के अंदर भत्ताखोरी, सिस्टम, करप्शन, बदनवानी, मसहली मसाइल और सियासी, समाजी, कारोबारी मसलतें। ये पाकिस्तान अब मसलतों का शिकार होते हुए कभी कभी चंद लोग आवाज़ें भी लगाते हैं, तो आवाज़ें लगाने के नतीजे में भत्ताखोरी, पर्ची देने वाले, फायरिंग, कत्ल, गोलियां, सब कुछ ताल्लुकात होते हुए भी पैसा, रिश्वत ना दे तो कोई काम नहीं होता। इस मुल्क के लोग किन मसाइल का शिकार है और हम अपने मसाइल को भी दफन करते हुए सिर्फ कौम के बजाय अपने किरदार, अपनी पार्टियां, अपने कारोबार को ज़िंदा रखना चाहते हैं। इस पे आज खरी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों में मौजूद हैं शबीर अहमद कायम खानी साहब, साबका वज़ीर भी रह चुके हैं आप, हेल्थ के, आईटी के और सकाफ़त, सियाहत, यूथ, बहुत सारे डिपार्टमेंट के, और आप मरकज़ी रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के। मेहरबानी। हनीफ गौहर किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है, चेयरमैन रहे आबाद के, मरूफ बिजनेसमैन और फेडरेशन से लेके जितने भी कारोबारी हजरात की तंजीमें हैं, सबके कहीं ना कहीं अहम ओहदों पे नज़र भी आ चुके हैं और उनका दिल हमेशा कराची के लिए धड़कता है और एयर कराची के भी चेयरमैन है। हनी भाई, आपकी मेहरबानी। इनाम शेख साहब हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, दानिश्वर है, राइटर है, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते भी हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। सबसे पहले शबीर भाई, नए सूबे, माजी में हमने इंतज़ामी उमूर के नाम पे डिस्ट्रिक्ट तो बना लिए, वो तो आज तक हमसे चल नहीं रहे। सिर्फ लोगों की जागीरदार, वहाँ पे MNA MPA, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन तो हमने बढ़ा दिए, करप्शन का एक दुकान धंधा ठेका तो हमने बढ़ा दिया। फिर क्या नए सूबे बनाने का जो ये कहानी चल रही है, पंजाब से एक किरदार आता है, बात करता है, फिर MQM से भी आवाज़ें नए सूबों की लगती हैं। क्या इस मुल्क का मसला सूबे है या अपनी अपनी पॉलिटिकल दुकानें चलानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भुट्टो साहब। असल बात ये है कि आपने एक टॉपिक, ऐसा हॉट टॉपिक है जिसकी इब्तिदाई आपने हॉट टॉपिक से कर दी प्रोग्राम की। देखें, ये सूबे दुनिया में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता अगर ये आवाज़ आ रही है, पहले तो ये देखना कि ये आवाज़ जो आ रही है, आवाज़ क्या ऑथेंटिक है या ऐसे ही खाली एक शोशा छोड़ा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में मुतादिद बार ऐसे शोशे छोड़े जाते हैं जिसकी वजह से नफरतें जन्म लेती हैं, होता कुछ भी नहीं है, दूरियाँ पैदा होती हैं। तो हम तो ये कोशिश करें जो इस मुल्क के करतर धरता है कि इस मुल्क में अमन रहे और सब लोग भाईचारगी की तरह इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी बसर करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी सियासत ही इन नारों पर चलती है। रही बात सूबों की, तो सूबे ये इतना एक मुतनाज़ा सा मसला बनाया हुआ है। और पहली बात तो कि ऐसी नौबत क्यों पेश आए कि सूबे मज़ीद बने। आप जिस सूबे में आप रहते हैं, जिस सूबे में जो लोग मुल्क चला रहे हैं, हाँ जी, तो वो इंसाफ मुहैया करें। मिसाल के तौर पे MQM का एक मुतालबा रहा है, तो MQM ने सच ऐसा खुलकर कभी मुतालबा नहीं किया कि सूबे बनाने चाहिए। MQM का हमेशा यही मुतालबा रहा है कि जो दुनिया भर में आप देखें, वहाँ पे कौंसल मजबूत होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं, जहाँ की कौंसल होती हैं, तमाम वसाइल उनके पास होते हैं, वही खर्च करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो। जी हाँ। तो हम क्यों नहीं दुनिया से सीखते हैं? अभी तो ज़ाहिर इस पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो गए और ये 78 साल का अरसा कम नहीं होता है। हमसे जो आज़ाद बाद में जो मुल्क हुए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की, हमसे ज़्यादा तरक्की की, बहुत इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान
78 साल के बाद भी आज हम सूबों के डिस्कस पे लगे हुए, होना होना कुछ भी नहीं है। तो पहली बात तो है कि 140A जो 18th अमेंडमेंट हुई थी, जो पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा रहा, हमारा भी मुतालबा, चलो 18वीं तरमीम हो गई है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार दे दिए गए, वफाक से ट्रांसफ़र होकर सूबों को आ गए, NFC से, नेशनल फाइनेंस कमीशन से, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। अब सूबों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सूबे अपने डिस्ट्रिक्ट को मजबूत करें और जो आबादी की बुनियाद पर उनको फ़ंड दें, मुहैया करें, उनको दें, ताकि मुल्क हमारा ये सूबा ये बेहतर काम हो। लेकिन देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 17-18 साल से 2008 से मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाब होकर वो अगर आई है, कामयाब होकर आई है या नहीं मुझे नहीं पता इस बात का, कहीं से कामयाबी हुई और कहीं से कामयाब इनको करवाया भी गया होगा। लेकिन आज वो हुकूमत में 18 साल से है, लेकिन 18 सूबे की आप हालत देखें, सूबे की मैं इस तरह से आपको मिसाल देता हूँ कि लाड़काना की आप मिसाल ले लें। लाड़काना जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, वो इंटरनेशनल उसकी एक हैसियत हासिल है। तो उस लाड़काना को आज तक ये सही नहीं कर सके, उसको मिसाली डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सकें, या उसकी किसी डिस्ट्रिक्ट की कोई यूनियन काउंसिल को मिसाली बना दिए। इनका विजन तो ये है। हज़ारों अरब रुपए खर्च, इस साल भी जो रवां साल जो चल रहा है 2025, इस सूबे इस साल भी इनको 2400 अरब रुपए मिले हैं। अगर इंसाफ बैठ के इनके मांगा जाए, इनसे हिसाब मांगा जाए, तो इन्होंने किया है। सूबे के आवाम पे आप चल के, बेरोज़गारी इतनी है कि आप चले जाएँ तो कश्मीर, कंदकोट या जेगबाबाद, इस थर चले जाएँ, उमरकोट चले जाएँ, मीरपुखा चले जाएँ, टंडोला चले, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ की गरीब आवाम आज जिनके पाँव में चप्पल नहीं है। गरीब आवाम के कुछ लोग हैं जिनको, जो बेनिफिशरीज हैं वो चंद लोग हैं। तो आम ये कह लें कि आम सिंध के रहने वाले बासी, ख्वाह वो किसी ज़बान से बोलते हो, किसी रंगो नस्ल से हो, वो बेनिफिशरी है ना उनको फ़ायदा हो इस 18 साल हुकूमत से, वो नुकसान में ही है। तो अगर ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 140A के तहत अगर ये इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल कर दें, तो मैं समझता हूँ फिर ये ना सूबे की आवाज़ उठेगी, ना कि खुदा न खासा कभी क्यों मुल्क की आवाज़ उठेगी। इसी सूबे में, इसी मुल्क में रहकर हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अली भाई, शब्बीर कायम खानी कह रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर बहुत सारे अक्सर आवाम के पास पहनने की चप्पल भी पाँव में नहीं है। आम मसाइल की तरफ या वसाइल पे बात तुम करती नहीं, फिर नए सूबे बनाने के आवाज़ें बाज़ गज क्यों हो जाती है? एक तरफ आप लोग बिजनेसमैन भत्ते की पर्चियाँ सिस्टम के नाम पे पैसे ही दे रहे, रिश्वत के बगैर कोई काम, कोई गुजारा हो नहीं रहा, तो फिर नए सूबे का मसले का हल है? भुट्टो साहब देखें, जो शबीर भाई बात कर रहे हैं, वो सूबे की अगर ये बात कर रहे हैं तो वो चप्पल का जिसके पास नहीं होगी तो वो रसाई, अगर वो किसी नज़दीक जगह होगी तो वो शायद उसकी रसाई जल्दी हो सके, या उसका कंपटीशन ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा अगर ज़्यादा सूबे होंगे। हमारे ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। और जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि मैं फॉर्मर चेयरमैन आबाद भी रहा हूँ और मैं फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रहा हूँ, तो इसका मकसद है कि मैं बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं इस वक्त फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में, SM तनवीर साहब, अगर आपको याद होगा तो SM तनवीर साहब ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को दोहराया था जो शबीर कायम खानी साहब फरमा रहे हैं। तो वो अब जो है, अच्छा बिज़नेस कम्युनिटी ने, हालांकि ये पॉलिटिकल इशू है, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी भी इसी मुल्क में रहती है। और SM तनवीर जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं पंजाब की, उसमें तकसीम की बात नहीं करते। नहीं, बिल्कुल करते। सबसे पहले रेजोल्यूशन ही वहाँ से पास हुआ है। आपके अगर इल्म के अंदर हो तो मैं तो ये समझता हूँ कि पंजाब असम्बली में गालिबन रेजोल्यूशन पहले पास हो चुकी है, जिसकी बिलावल भुट्टो भी जिक्र कर रहे हैं। KPK के अंदर भी अगर आप जाके देखें, अगर आपको याद होगा तो बाबा हैदर ज़मान, जिनको आज तकरीबन उनके इंतकाल को भी बहुत सारे साल हो चुके हैं, उन्होंने पूरी सूबा हज़ारा की तहरीक चलाई उन्होंने, और बहुत लंबी तहरीक चलाई, और वो अपनी ज़िंदगी में उसमें कामयाब नहीं हो सके, लेकिन वो तहरीक ने दम नहीं तोड़ा और वो तहरीक कंटिन्यू काम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो सूबा हज़ारा के लिए लोग अक्सर जो है तो प्रोग्राम्स भी करते हैं, और सूबा हज़ारा से सरदार यूसुफ साहब जो इस टाइम पे मिनिस्टर हैं रिलीजियस के, उन्होंने जो है तो वहाँ पर भी रेजोल्यूशन कौमी असम्बली में भी जमा कराई सूबा हज़ारा के उसके हवाले से। आप ये देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि शबीर कायम खानी साहब अगर जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहे, इनका अगर ताल्लुक़ सिंध से है, वो यहाँ की पूरे पाकिस्तान की बात है। अगर बिज़नेस कम्युनिटी ये कहती है कि लाजमी बात है कि अगर हमारा कोई रहीम यार ख़ान चैम्बर इस कोने में बैठा है जो बिल्कुल शक्कर ख़त्म होने के बाद शुरू होता है,
और अगर अब वो लाहौर जाता है तो यकीनन आपके इल्म के अंदर है 4 से 5 घंटे की मुसाफत करके वो जाएगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पे सूबे अगर बना दें तो वो उन लोगों का काम भी नज़दीक हो जाएगा, वो जल्द से जल्द जो है तो उनका एरिया छोटा हो जाएगा। आपके इल्म के अंदर है कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है कि उसको अकेला चलाना शायद मुश्किल होगा, और अगर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, उनको एतराज़ नहीं है। अगर केपी में भी लोग करना चाहते हैं और केपी के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ पर सूबे बने, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बाकी लोगों को भी राज़ी करें, लेकिन कोई भी काम होना चाहिए अफ़हाम व तफ़हीम से होना चाहिए। सबको बिठा कर, तमाम पॉलिटिशियंस को बिठाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। बस जो भी आप सोचें पॉजिटिव सोचें, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। अगर इसके अंदर मुल्क की बेहतरी है तो चाहे 12 सूबे बने या 16 सूबे बने, जो हमने सुना है अब तक की जो स्टडी की गई है वो 12 से 16 सूबों की बात की गई है। अगर बलूचिस्तान तो आप देखें कि कोई बंदा पहुँच ही नहीं सकता। अगर हब से देखें, कराची के साथ जुड़ा हुआ है हब जो है, यहाँ से बलूचिस्तान शुरू होता है और वहाँ तो टोटल आबादी भी लाहौर जितनी है, 1.25 करोड़। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि कितना बड़ा सूबा है। अब अगर किसी हब वाले का कोई काम है तो उसने, आपको पता है कि 10 घंटे की मुसाफत तय करनी है कोयटा पहुँचने के लिए, और कोई सहूलत नहीं मिलेगी। मैं इनाम शेख की तरफ जाऊँगा। इनाम, आप दानश्वर हैं और सिंध के हवाले से आप लिखते पढ़ते हैं। सूबे एक हिसास इशू है, हर तरफ से आवाज़ें आ रही है कि जी सूबे बनाए जाए। वाकई सूबे बनने चाहिए। आप देखें कि इस मुल्क को 47 से हमने एक मुल्क नहीं लेबॉर्ट्री बनाया हुआ है। लेबॉर्ट्री। कभी कहते हैं कि कराची जो है कैपिटल हो, कभी कहते हैं कराची कैपिटल न हो, कभी कराची को मरकज़ के साथ नथी करते हैं, कभी सूबे का दारुल हुकूमत बना दिया। फिर हमने 1 यूनिट का तजर्बा करके देख लिया, फिर हमने लोकल बॉडीज़ का तजर्बा करके देख लिया, और अब ये तजर्बा जो है, नया तजर्बा हमारे सामने है। मुल्क ऐसे नहीं चलते। आज से 2500 साल पहले अफलातून से किसी ने पूछा, अब कन्फ्यूशियस से पूछा, वो चीन के जो है बड़े एक फ़लसफ़ी थे, कि एक आइडियल हुकूमत क्या होती है। उसने कहा कि आइडियल हुकूमत वो होती है जिसमें अवाम हुक्मरान के ताबे हो और हुक्मरान कानून के ताबे हो। इधर सूबों से ज़्यादा इशू कानून की इम्प्लीमेंटेशन का है। कानून आपके मुल्क में नहीं है। बगैर जो है डिवीज़न के अमेरिका चल रहा है 250 साल से। एक स्टेट पाकिस्तान से भी बड़ी है, कैलिफोर्निया, और आप कई स्टेट्स जो हैं जाएं, उन्होंने तो सूबे नहीं बनाए, उन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बस हमारी सेमियाँ तो मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, फिर कानून पे अमल कौन कराएगा? आपको देखें, अगर आपके पास पहले ही डिवीज़न मौजूद है, आप हैदराबाद डिवीज़न में एक हेडक्वार्टर बना लें, सखर डिवीज़न में एक हेडक्वार्टर बना लें, मुल्तान में एक सेक्रेटरीट बना लें, आप पिंडी में एक सेक्रेटरीट बना लें। बज़िद आप इसलिए क्यों है? बज़िद तो कोई आपकी ईगो है ना। बाकी तो ये है कि जिन रियासतों ने, जो आज़ाद रियासत थी, एक सिंध आज़ाद रियासत थी, पंजाब, और इसी तरह से बंगाल, इसी तरह से कलात, इन सब ने रज़ाकाराना तौर पर बैठकर एक मुल्क बनाया। अब वो उनको कहते हैं कि भाई आप तो एरे गरे नत्थू खेरे हैं, हम तो ऐसे मुल्क चलाएंगे। मुझे वो एक दिलचस्प लतीफ़ा याद आता है कि एक बंदे को हुआ था ज़ुकाम, तो मुर्गी आगे पीछे फिर रही थी, तो वाइफ से कह रहा था कि मुझे इलाज बताओ। वो बार बार कह रहा है, वाइफ कह रही थी कि ये मुर्गी की जो है यखनी पीने से ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। मुर्गा ये बात सुन रहा था। तो जब 3-4 मरतबा उन्होंने ये दोहराई तो उन्होंने कहा, खुदा के बंदे, कोई और इलाज भी देखो, मुर्गी को के यखने के अलावा और भी दुनिया में इलाज हैं ज़ुकाम के, सूबों के अलावा और भी मसाइल हैं इस मुल्क में, उनको आप ट्राई करें। आप कोई इसमें, हम तीनों के दरमियान कोई मेरा ख्याल है कि डिफरेंस नहीं है कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट के तहत आप अख्तियारात काउंसिल को दे दें। मैं सिर्फ एक लफ्ज़, जब आप 26वीं आइनी तरमीमात ले आते हैं, 27वीं ले आते हैं, तो 28वीं में आप ये मैंडेटरी कर दें कि भाई मेयर की डायरेक्ट इलेक्शन होगा,
कि भाई अख्तियारात जो है वो काउंसिल लेवल तक जाएंगे। अभी आप कराची के मेयर से पूछें, वो तो कहता है कि 15 टाउन के नाजिम जो हैं, चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं, उनको 2 अरब रुपए महीने में मिल रहे हैं, वो कहाँ रहे, कोई उनसे पूछे। वो करप्शन के लपेट में शबीर कायम खानी सूबों की बात करके आपकी जमायत, दीगर जमायतें, दीगर कारोबारी हजरात बात करते, क्या आम इंसान का जो असल मसला है बुनियादी सहूलियात, उससे तवज्जो हटाने के लिए सिर्फ एक इशू बनाकर बाकी मसाइल को दफन किया जाता है? अभी इनाम साहब ने एक बात की, जो यूएस की मिसाल दी कि बहुत सी ऐसी स्टेट हैं यूएस की जो पाकिस्तान से बड़ी हैं लेकिन बेहतर तौर पे चल रही हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों? तो असल बात दोनों ही चीज़ें हैं कि या तो इस मुल्क में एक तो करप्शन बहुत है और इस मुल्क के सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ। तो असल मसला सूबे भी नहीं बल्कि सिस्टम को, सबसे पहले हम सिस्टम को सही करें ना। हम दुनिया की मिसालें देते हैं, हम दुबई की मिसाल देते हैं, जबकि दुबई यहाँ से 2.25 घंटे की मुसाफत पर है। अब यहाँ से हम फ्लाइट में टेक ऑफ करेंगे तो 2.25 घंटे की मुसाफत पर दुबई और 2.25 घंटे की मुसाफत पर इस्लामाबाद है। लेकिन जब हम दुबई में उतरते हैं तो वहाँ हमें कानून नज़र आता है, जबकि वो लोग बद्दू थे, बिल्कुल वो हमसे कम तालीम याफ्ता थे। दुबई को बनाने वालों में भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा, दुबई की जो एमिरेट एयरलाइन उसको बनाने में पीआईए का बड़ा किरदार रहा। तो हम मिसालें बहुत देते हैं, लेकिन आज ग्रेजुअली पाकिस्तान किस पस्ती की तरफ चला गया। तो सबसे पहले सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। जब सिस्टम सही हो जाएगा तो यकीनन तौर पर फिर बेहतर तौर पर चलेंगे। लेकिन हाँ, इस बात को भी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि इंतज़ामी यूनिट, जब मिसाल के तौर पे जब हम ये कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जस्टिफिकेशन उसकी देती है कि हमने डिवीज़न बनाए। भाई कराची एक था ना, जब कराची को आपने तकसीम कर दिया ना, पहले कराची एक मेट्रोपॉलिटन, आपने कराची को डिस्ट्रिक्ट मलीर बना दिया, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बना दिया। क्यों बना दिया भाई? जब इसलिए बना दिया कि ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलत फराहम करें, फैसिलिटेट करें। अच्छी बात है। इस तरह आपने डिवीज़न, पहले हैदराबाद मीरपुर हैदराबाद डिवीज़न का एक हिस्सा होता था, सांगड़ वांगड़, अब मीरपुर खुद एक डिवीज़न है। इसी तरह से बहुत से ऐसे नए डिवीज़न बने। नवाबशाह खुद एक, शहीद बेनज़ीराबाद एक डिवीज़न बना। तो जब आप डिवीज़न बना रहे हैं, जब ज़रूरत की बुनियाद पर आप जब डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, तो फिर अगर सूबे, मिसाल इसको हम अना का मसला हमें नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हमारी यहाँ है कि हम इसको अना का मसला बना के इसको हम लसानियत की तरफ ले जाते हैं। जबकि जिस तरह हनीफ गौर भाई ने कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के ऊपर अगर बन जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? जब अगर हम सूबे की जस्टिफिकेशन, सॉरी डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की दे रहे हैं, यूनियन काउंसिल हम बढ़ा रहे हैं, टाउन्स को जोग्राफी में हम तब्दीली कर रहे हैं बाउंड्री लाइन के अंदर, तो इसमें क्या कोई मसला थोड़ी है। लेकिन बहुत से लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, नहीं मरना, नहीं कटना, हमें इसी सूबे में रहना, भाइयों की तरह अपनी एक हज़ारों सालों की तारीख है, यही रहना है हमें भाई। तो समझने की ज़रूरत है। और बात यह कि ऐसी नौबत ही ना है, पहली बात तो ऐसी नौबत ही ना है कि सूबे बने जो लोग इस सूबा सिंध में, पंजाब में, जहाँ पाकिस्तान में आबाद हैं, उन लोगों को इंसाफ, चाहे वो सराइकी बेल्ट पे रहते हों, चाहे वो हज़ारा बेल्ट पे रहते हों, चाहे वो पश्तून बेल्ट पे रहते हों, चाहे वो सिंध में शहरों में रहते हों, सबको इंसाफ फराहम कर दिया जाए और किसी तरीके से कोई तफरीक ना की जाए, चाहे वो रोज़गार के सिलसिले हों या नौकरियाँ हों। तो मैं समझता हूँ नारा वैसे ही जन्म मतलब यानी कि दम तोड़ देगा। लेकिन जहाँ ज़्यादतियाँ होंगी, जहाँ नाइंसाफ़ियाँ होंगी किसी भी तबके के साथ, किसी भी कौमियत के साथ, तो फिर ये नारा कभी ख़त्म नहीं होगा। वक्ती तौर पर आप ताकत के ज़रिए या ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये एक ऐसा लावा है, एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो कभी फटकर सामने आएगी। अल्लाह ना करे, मैं तो डरता हूँ। तो हमें यहीं रहना है और इसी जगह कहीं नहीं जाना है। और दूसरी, मैं सिर्फ एक पॉइंट की तरह से ले रहा हूँ। अभी दुनिया में मिसाल के तौर पर, मैं अभी गया हुआ था कुछ महीने पहले लंदन, तो मैं टैक्सी में जा रहा था, वहाँ की जो टैक्सी ड्राइवर थे, मैंने इससे गपशप की, तो उसने कहा कि कहाँ से? मैंने कहा पाकिस्तान से। तो उसने पूछा कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ रहते हो? मैंने कहा कराची। कितनी पॉपुलेशन है? फिर मैंने पूछा तुम कहाँ से हो? तो उसने कहा मैं जमीका से, फिक्रिन कंट्री जमीका। तो मैंने कहा तुम्हारी पॉपुलेशन में, जब इनको कहा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, तो वो एकदम, उसने कानों पे उंगली लगा ली, बोली इतनी आबादी, और कराची की इतनी आबादी? उसने कहा कि हमारे पूरे मुल्क की आबादी 2.8 मिलियन है, यानी 28 लाख आबादी पर मुल्क है और उसके 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि अमेरिका एक बड़ा है तो अमेरिका के स्टेट, तो दोनों चीज़ें हैं इस मुल्क को। पहली तो बात है सिस्टम को सही करना चाहिए। सिस्टम को सही हम करते नहीं। सूबों की अपनी अपनी हज़ारों सालों की तारीख है। पाकिस्तान बनने से पहले सिंध, पंजाब, केपी के सबकी अपनी कौमें, तारीख सब मौजूद है। हिस्टोरिकल तौर पे अपनी उनकी शनाख्त है। क्या कोई सूबा अपनी शनाख्त मिटाने के लिए तैयार होगा, या पाकिस्तान की वहदत पे वार करने के लिए ये सियासी खेल है? देखिए भुट्टो साहब, यहाँ पर किसी को भी बड़ा या छोटा दिखाने की बात नहीं हो रही है, और ज़रूरी नहीं है कि सूबे का नाम चेंज किया जाए। आप शनाख्त की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सिंध का नाम सिंध रहे, पंजाब का नाम पंजाब रहे, बलूचिस्तान का नाम बलूचिस्तान रहे, केपी का नाम केपी रहे, यही असल बात है। तो उसके अंदर देखें ना कि जैसे पंजाब के अंदर बात हुई
तो साउथ पंजाब भी है, सेंट्रल पंजाब भी है, तो नाम पंजाब ही रहे, वो आपका नाम साउथ और वो लग जाएगा। आपकी यहाँ पर भी इस तरीके से, सिंध के अंदर भी इस तरीके से हो सकती हैं चीज़ें, बलूचिस्तान। अगर आपकी जो बात, असल बात है नीयत, आपकी नीयत क्या है? अगर आपकी नीयत बेहतरी के लिए है, तो जैसे मैं इनाम साहब ने फरमाया, अगर उन्होंने कहा है कि ठीक है, लेकिन अमेरिका के अंदर सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम है, लेकिन वहाँ 52 आप स्टेट कह लें या 52 सूबे कह लें, आप जो है तो बात तो एक ही है। आप नाम चाहे स्टेट दे दें, आप जो है तो वहाँ पे भी तो 52 स्टेट्स हैं ना, आप उनको नाम के सूबे का नहीं, यहाँ पे चाहे स्टेट दे दें, लेकिन वहाँ पर जो स्टेट का जो करता धरता है वो फुल इख्तियार के साथ उस स्टेट का करता धरता है। उसी को हम यहाँ पर चाहे वो मेयर का नाम दे दें, चाहे CM का नाम दे दें, बेसिक चीज़ है इख्तियारात की, कि उनके पास जब अपना इख्तियार होगा, अपना बजट होगा, तो कम से कम थोड़े लोग जो है वो उससे पूछ सकेंगे कि आपको इतना बजट मिला, आपने हमारे लिए क्या काम किया। अब आप ये देखें ना कि जब बेसिकली जब बहुत बड़ा सूबा है तो वो लोग जाकर पूछ नहीं सकते। जैसे मैंने आपके सामने अभी गुजारिश की कि अब भावलपुर वाला जाके कैसे लाहौर में रोज़ाना जाके पूछेगा कि मेरे को यहाँ पर इतनी सख्त ज़रूरत थी, आपने क्या किया। तो सिर्फ हम ये बात करते हैं, पॉलिटिकल अपनी जगह, पॉलिटिक्स लोग अपनी तौर पे जो मर्ज़ी करें, हम एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, खाली जो बिज़नेस कम्युनिटी सोचती है वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कि बिज़नेस कम्युनिटी को उस जगह की मुनासबत से उनको आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी उन लोगों के साथ। अगर वो सूबा कह लें, स्टेट कह लें, कुछ भी उसको नाम दे दें, नाम उसको XYZ दे दें, आप जैसे कि अमेरिका में स्टेट कहलाते हैं, यहाँ पे स्टेट कहना शुरू कर दें, ठीक है ना। पहले भी तो भावलपुर स्टेट और ये सारे के सारे उस टाइम पे थे ना सारे, आप XYZ नाम दे दें, लेकिन बेसिक है ईमानदारी के साथ इख्तियार दें, और वो इख्तियार जो है अवाम के ऊपर इस्तेमाल हो। जो आपने की ना, जब अवाम पर इस्तेमाल होगा तो फिर ना किसी को सूबों की बात कही होगी, रोटी और चप्पल जब मिलेगी ना तो ये सारी चीज़ें लोग भूलेंगे। आपने बिल्कुल सही तरफ निशानदही कही है, ये निशानदही है, लोगों की भूख है इस वक्त जो है, तो लोग परेशान हैं, लोगों के पर रोज़गार नहीं है। और आपके इल्म के अंदर होगा कि गुज़िश्ता 3-4 साल से हमारे जो मुआशी हालात हैं, हमारे यहाँ पर जो बेचैनी पाई जाती है, हमारे यहाँ पर काफ़ी अरसे से जो है तो पॉलिटिकल इश्यूज़ आपस के अंदर जो मामलात हम सुन रहे हैं, उसका नुकसान क्या हो रहा है कि मुल्क के अंदर आम आदमी को नुकसान हो रहा है। क्यों कि उसकी वजह से बेचैन होने की वजह से लोग सोचते हैं, हम समझाते हैं, क्योंकि हम पेट्रोटिक हैं, हमारा ये मुल्क है, पाकिस्तान से अच्छा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, सब जाके देख लें। शबीर साहब ने देखा ना कि ये बात की 2.25 घंटे का दुबई है, देखिए, लेकिन वहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं ना जाकर, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये जो अय्याशी, हमें जो इज़्ज़त यहाँ मिलती है, कराची एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल हमारा स्टार्ट होता है, वहाँ पे किसी को नहीं पता कि शब्बीर कायम खानी कौन है, हनीफ गौर कौन है। सब ने लाइन में लगना है, सब ने लंदन में जाके लाइन में लगना है, सब ने उनके कानून को इम्प्लीमेंट करना है। इनाम साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है, अगर हम लोग कानून की अमलदारी कर दें, इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, तो मेरे ख़्याल से जब इंसाफ मिलेगा, आम आदमी को इंसाफ मिलेगा और रोटी और चप्पल, खाना पीना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, तो वो तमाम चीज़ों को भूल जाएगा। वो कहेगा यार ठीक है, ऊपर मेरा सरबराह जो मर्ज़ी बैठा हुआ है, उसको फिर सरबराह से नहीं चाहिए। आम आदमी की क्या सोच होती है कि पार्टी कोई भी बैठी हो, लेकिन उसकी पॉलिसियाँ इस किस्म की हों कि वो आम आदमी तक उसकी रसाई मौजूद हो, आम आदमी उस तक पहुँच सके, अपने सियासी लोगों तक, चाहे उसका CM कह लें, उसका मेयर कह लें, उन तक उसकी रसाई हो, क्योंकि दूर बैठ कर उसकी रसाई नहीं हो सकती, और उसके घर चलता रहे। जब उसका घर चलता रहेगा, उसको फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। इनाम साहब वाली बात कि हमें हुक्मरानी चाहिए इंसाफ की, कानून की अमलदारी चाहिए, कानून पर अमलदारी करा दें, ये मुल्क चलेगा। इनाम शेख, आप दानिशवर हैं, सूबों की अपनी शनाख्त, कौमें अपनी जगह, क्या ये जो सूबों की बात है, कोई सियासी पॉलिटिकल प्रेशर डालकर अपने अपने मफादात हासिल करके, खास करके सिंध की अगर तकसीम की बात की जाए, MQM करती है, उसका फ़ायदा और नुकसान किसको हो रहा है? पंजाब में फ़ायदा नुकसान किसको होगा? KPK, बलूचिस्तान, सब जगह नुकसान फ़ायदा होगा किसको? देखिए, एक तो ये पॉसिबल है नहीं, ये एक गिमिक है, एक जो है वो डिबेट क्रिएट की गई है किस और मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए। तवज्जो हटाने के लिए भाई, कोई सूबे स्टेबल पर TV प्रोग्राम में बनते हैं, या किसी ब्यूरोक्रेट की टेबल पर बनते हैं, या किसी जो है वो साहब के आर्डर से बनते हैं। सूबों के लिए आपके आइन में एक तरीक़ेकार मौजूद है कि जो
असेंबली है, रिलेवेंट असेंबली, वो 2/3 मेजॉरिटी से जब इस बात को इंडोर्स करेगी और उसी 2/3 मेजॉरिटी से कौमी असेंबली इसको इंडोर्स करेगी और सेनेट करेगी, तब जाकर जब आइन में एक वाज़ेह चीज़ है तो हम जो ये डिबेट है ये तो रिलेवेंट डिबेट है। नंबर 2 कि भला सूबों से क्या होता है। जब आप मुझे बताएं, नेमतुल्लाह खान इसी शहर का मेयर था, 40 साल गुजर गए हैं, उसको याद करते हैं नहीं करते? मैं सिंधी हूँ, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई बलोच है, सब कहते हैं नेमतुल्लाह ने काम किया, उसको याद करते हैं। बशफ का दौर था। आपका एक सही कमिश्नर आ जाए, आपका सही DIG आ जाए जो कानून के सामने जिम्मेदार हो, करप्शन का खात्मा हो। करप्शन देखें कहीं भी ख़त्म नहीं है दुनिया में, कहीं भी ख़त्म हो सकती है, इंसान की फितरत में है। जैसे अच्छाई इंसान की फितरत में है, करप्शन भी उसकी फितरत में। आप सिर्फ उसको कम कर सकते हैं और वो कम होगी सिस्टम्स से। देखें क्लिंटन ने जो काम किया था, मोनिका ल्यूनस्की का जो स्कैंडल चला था, उसमें कौम ने ये नहीं पूछा कि ये तुमने अमल किया है या नहीं। कौम ने ये पूछा कि जब तुमसे पूछा गया कि तुमने ये किया है नहीं तो तुमने झूठ बोला या सच बोला। बिल आखिर एक प्रेसिडेंट को तस्लीम करना पड़ा कि मैंने झूठ बोला था। फिर कहा कि अब हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन पहले बीवी से जाकर माफ़ी लो। फिर उसकी बीवी ने पब्लिकली उसको माफ़ किया। आप ये देखें कि जिस मुआशरे में एहतसाब है, एंटी करप्शन है, वो प्रो करप्शन है। एक्चुअली भत्ते मिलते हैं पूरे शहर से, वो चल रही है। उसके ऊपर आपने FIA बना ली, वो उसके भत्ते का रेट और बढ़ गया। फिर आपने नैब बनाई, वो और रेट बढ़ गए। करप्शन पे, इन सारे भत्ते पे बात करेंगे, मगर हमें छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ शब्बीर अहमद कायम खानी, साबका सूबाई वज़ीर हुकूमत सिंध, हनीफ गोहर, मरूफ बिजनेसमैन, इनाम शेख, दानिशर मौजूद हैं। भत्ताखोरी, करप्शन, बदनवानी कैसे रोकेंगे और कैसे हो रही है, इस पर बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। आज खरी बात हो रही है पाकिस्तान में नए सूबे, भत्ताखोरी, करप्शन, बदनवानी। शब्बीर कायम खानी, ब्रेक से पहले हम तो बात कर रहे थे नए सूबे। ये एक लंबा बहस है जो ख़त्म होने वाला नहीं है। चंद दिन पहले कराची से बिजनेसमैनों ने, खास करके आबाद की टीम ने इल्ज़ाम लगाया, भत्ताखोरी, पर्ची, जो भत्ता नहीं देगा गोली खाएगा, और भत्ता भी किस्तों में भी दे सकते हैं, जैसे वो कोई फ्लैट बंगला किस्तों पे बुकिंग करवा रहे। ये भत्ताखोरी कराची में कई दहाइयों से भत्ता सुना जा रहा है। कभी आपकी पार्टी पे, कभी लियारी अमन कमेटी, आजकल तो फिर सुन्नी तहरीक से लेके सब पॉलिटिकल जमायतों पे इल्ज़ाम लगते रहते हैं। तो क्या यहाँ पे भत्ताखोरी पॉलिटिकल पार्टियाँ करती हैं, या बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी या दीगर इदारे या समाजी तंजीमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम जैसे सियासतदान एक दूसरे को चोर, तो ये कहानी है क्या? सियासतदान तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जो आपने की बात भत्ताखोरी की, लेकिन ये तो एक हकीकत है कि इस वक्त जो आबाद जो बिल्डर हैं कराची के, जिस तरह कराची की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया, जो कि मुख्तलिफ जो बिल्डर्स हैं उन्होंने ख़रीदी हुई ज़मीनें उनके रखी हुई थी, उस पर कब्ज़ा करके बैठ गए, और फिर कब्ज़ा छुड़वाने में फिर यहाँ की पुलिस मुलविस और दीगर अदारे मुलविस, और यानी कि बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता उन बिल्डर्स को, जिनकी जमा पूंजी जो कमाई, या कोई भी प्रोजेक्ट अगर अनाउंस होता है तो आप और हम जैसे लोग पैसे देते हैं, बुकिंग करवाते हैं, और उधर फिर कब्जा गिर बैठे हैं, उसको छुड़वाने के अंदर बड़े प्रॉब्लम आते हैं, बड़ी मसाइल का शिकार। उसमें बड़े बड़े साहब मलबूस है। ज़ाहिर है एक पूरा एक सिस्टम है, ये कहते हैं एक सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, सिस्टम, उस सिस्टम को तोड़ना है। अभी जो भत्ताखोरी की एक नई लहर आई है, और जिसमें जो मैंने पहले कहा, तो सियासतदान तो चलो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन जो आबाद जो बिजनेसमैन हैं, जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने एक जो बात कही है, और उस पर तो सोचना चाहिए। और ये बात एकदम नहीं आई ना, उससे पहले इनकी शिकायत इन्होंने तहरीरी तौर पर भी जमा कराई है, लेकिन जब अगर कोई जो हुक्मरान हैं इस सूबे के, जब हुक्मरान हैं या पुलिस, अगर वो कानों में शीशा भर लेंगे और कान अपने बंद कर लेंगे, जो कि मौजूदा हुकूमत है, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इंसाफ भी मुहैया करें, उनको सिक्योरिटी मुहैया करें, लेकिन ऐसा नहीं, इनको सुना नहीं गया, तो मजबूरन फिर उन्होंने आवाज़ लगाई। जो मुल्क के हमारे कर्तारदाता हैं, आर्मी वालों से भी उन्होंने कहा कि खुदा ना आप आएँ और आकर इसको देखें, जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ और जो बच्चे की पर्चियाँ दी जा रही हैं, बाकी 10-12 नाम भी बताएं कि उनको ये पर्चियाँ दी गई हैं, और
ईरान में बैठकर, दुबई में बैठकर, अफ़गानिस्तान में बैठकर और फ़ोन कॉल कर रहे हैं, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि किस्तों की भी एक सहूलत उन्होंने मुहैया की है, तो ये बड़ी एक ज़्यादती है। मतलब कराची में पहले ही कराची मुआशी तौर पर आपको डिस्टर्ब है, जबकि कराची आपको पता है कि एक हब है, मुआशी हब है, जो पूरे मुल्क को एक सिस्टम चला रहा है। और बदकिस्मती इस कराची के साथ, अब कराची एक मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पर तमाम कौमियत के लोग आकर आबाद है, रहते हैं अपनी रोज़ी रोटी के सिलसिले में, और सबका हक़ है, सबका राइट है। कराची किसी एक मखसूस तबके का या किसी एक मखसूस कौमियत का शहर नहीं है, ना किसी एक मखसूस पार्टी का शहर है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद, उसके बाद वज़ीर-ए-आला से मीटिंग, बाकी दीगर आला इदारों के साथ मीटिंगें होती रही। इस भत्ताखोरी, करप्शन, बदनवानी, और माजी में भी मीटिंग बिलावल भुट्टो से लेकर सब बिजनेसमैनों की होती रही। फेडरेशन में हर जगह इसी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। फिर ये आला अख्तियारी वज़ीर, CM क्यों कहते हैं कि जी हमें तो पता नहीं, उस धंधे में सिस्टम के नाम पे उन्हीं के कारंदे। फिर ये आप बिल्डिंगें बनाते हैं, पैसे आप लोग भी देते रहते हैं, तो इस भत्ते में क्या आप लोग भी शरीक है साथ में करप्शन करवाने में? अब तो भत्ते की पर्चियाँ भी आ गई। भुट्टो साहब, ये शहर का अलमिया है। इस शहर को अगर आप देखेंगे तो अब ये आज की बात, तो क्योंकि आज हम इस टॉपिक को करंट अफेयर्स में बैठे हुए हैं, तो इस वजह से हम आज के भत्ते की बात कर रहे हैं। लेकिन इस शहर को अगर 30-40 साल में जाके देखा जाए, तो जब से ये स्टार्ट हुआ कि यार कि ईजी इनकम जो है तो इस शहर से कैसे कमाई जा सकती है, मुख्तलिफ नामों से पैसे दिए गए, तो ये भत्ता उस वक्त से स्टार्ट हुआ। तो जब उस वक्त से स्टार्ट हुआ तो वो ईजी इनकम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब नज़र आई कि यार ये ईजी इनकम इस तरीके से ली जा सकती है, तो वो आदतें ख़राब होती गई सबकी। और उसी आदतों को लेकर फिर जो भी हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि यार कि ये जो सबसे पहले ईजी इनकम है उसको तो कम से कम हम लोग गैदर करें। तो पॉलिटिकल सपोर्ट जो है तो हर अदवार के अंदर मुख्तलिफ क्रिमिनल्स के साथ रही। इन क्रिमिनल्स के साथ है मुख्तलिफ बिल्डर, कारोबारी हजरात भी मलूस है, ज़मीनों पे कब्जे। तो आप इस बात को मानें? मैं आपसे, अगर मेरे ख्याल से जो मैंने बात की है वो यही बात मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इसी तरह से जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं इस वजह से सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे इसलिए माजी में चला गया आपके साथ। कटिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो चाइना कटिंग की आपने बात की, तो उस वक्त अगर आप उठा के देखें तो वो चाइना कटिंग के नाम पे सरकारी ज़मीनें काट काट के की गई, और आज जो है तो सिस्टम के नाम पे जो है वो सारे काम हो रहे हैं। सरकारी ज़मीनें जो है तो दूसरे जाली कागजात लगा के, या जिन लोगों के पास ज़मीनें ख़रीदी हुई हैं, जिन लोगों ने, जो बिल्डर्स ने या किसी इन्वेस्टर ने या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने, तो वो रात को मालिक होता है और सुबह जो है तो उसके ऊपर कब्ज़ा माफिया के लोग, भत्ता माफिया के लोग आकर, सिस्टम के लोग उस पर अपनी सरकारी सरपरस्ती के अंदर, अभी तो बिलावल भुट्टो साहब के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये चीज़ें कम हुई, लेकिन पहले तो जो एंटी इंक्रोचमेंट की गाड़ियाँ थी वो साथ आती थी। क्योंकि मैं पहले भी कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि बेसिक एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट नहीं थी, वो बेसिक इंक्रोचमेंट सेल था। वो आपको उन माफियाज के साथ आता था इंक्रोचमेंट सेल, कि वो जाकर उनको खुद कब्ज़ा कराता था, और जो मालिक बैठा होता था कई सालों से, उस मालिक को निकाल के फेंकता था या लेके जाके लॉकअप में बंद करता था, और उसके बाद जो उस ज़मीन में से उसमें से हिस्सा लेते थे कि आप जो तो इसमें से हमें 50% हिस्सा देंगे तो फिर हम आपको दोबारा उस पर बैठने देंगे, या जो हमने आपके कागज़ ख़राब कर दिए हैं। क्योंकि सिस्टम के हाथ में मुख्तार कार, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पूरे का पूरा जो सरकारी मशीनरी थी वो सारा का सारा उनके साथ था। तो अब ये जब सारी बातें जब बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने जो तस्करा किया, जो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की तरफ आपने तस्करा किया, जब वो बातें भी बहुत बढ़ गई, तो उस वक्त फिर हमने जाकर मीडिया पे जाके अपील की, बात की, और हमने आला हुकाम से बात की कि देखें ये कुछ हो रहा है इस शहर के अंदर, जिस पर बिलावल भुट्टो साहब ने फिर उसका एक्शन लिया, और बिलावल भुट्टो साहब ने तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को बुलवाया और क्लिफ्टन में मुलाकात की, और उसके बाद जो है तो यही बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया कि आप लोग जो है इधर उधर जाके शिकायतें या चुगलियाँ ना करें, आपका कोई इशू हो तो आप मुझे बताएं या मेरे CM को बताएं, आपका मसला हमसे हल होगा। तो वो बात बिल्कुल, उसके ऊपर एक्शन भी हुआ, कमेटियाँ भी बने, हम उसका शुक्रिया भी हमने बिलावल साहब का किया कि उसके बाद से वो चीज़ें शहर में से कम ख़त्म हुई जो सरकारी मोबाइलें आके कब्ज़ा कराती थी। अब दोबारा जो है ये नया एक अलमिया शुरू हो गया आजकल कि जो क्रिमिनल्स हैं, वो क्रिमिनल्स दूसरे ममालिक से बैठ के अपने लोगों को यहाँ भिजवा रहे हैं, और यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी से, और ख़ास तौर पे जो हमारे बिल्डर्स हजरात हैं
उनको उनसे फ़ोन पैसे भी कर भी रहे हैं, उनसे पैसे भी ले रहे हैं और उनको गोलियां भी मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे सीरियस इश्यूज़ हैं। तो ये सीरियस इश्यूज़ के ऊपर कल हमारी मीटिंग हुई चीफ़ मिनिस्टर साहब से, और हाई प्रोफाइल मीटिंग थी हमारी, जिसमें चीफ़ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, जिसमें आईजी साहब भी थे और सारे लोग थे। तो उसके अंदर जो तो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने अब ये बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज कल बता रही थी कि वो इस नासूर को ख़त्म करना चाहते हैं, और उन्होंने एश्योरेंस दी है आईजी साहब को भी और तमाम लोगों को कि इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और मुझे रिपोर्ट की जाए। तो हम चीफ़ मिनिस्टर साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो किरदार है, उनसे मिलने के बाद उनसे काफ़ी मुतमईन हुए हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद ये है कि जो चीफ़ मिनिस्टर ने जिस तरीके से इसमें इंटरेस्ट लिया है, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होंगी या ख़त्म होंगी। और जो आईजी ग़ुलाम नबी मेमन साहब ने फौरी तौर पर जो कल 6 बजे मीटिंग कॉल की अपने लोगों की, और उसमें तमाम आला अफसरान को बुलाया और इसके ख़ात्मे के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं, और जितने ख़ात्मे वो काफ़ी इस पर काम कर चुके हैं, उन्होंने अब हमें 1-2 दिन में ब्रीफिंग देनी है। बात की जो हमारी कमेटी बनी है, इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद ये करते हैं कि अब हम पुलिस के साथ, चीफ़ मिनिस्टर के साथ और इंटीरियर मिनिस्टर के साथ मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, और ये जो शहर में जो बदअमनी दोनों होने जा रही है, इस बदअमनी को हम मिलकर रोकेंगे। इनाम शेख, बड़े शहरों में तो भत्ताखोरी, पर्चियाँ, छोटे शहरों में डाकू, बड़ेरों के ज़मीनों पे कब्ज़े, उस गरीब की तो आवाज़ सिर्फ अल्लाह के पास आ जा रही है। तो इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है? देखें, इस मसले के दो पहलू हैं। एक तो सियासी है, एक इंतज़ामी है। सियासी ये है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें बंगाली, अफ़गानी, ईरानी, रोहिंग्या, पता नहीं दुनिया भर के लोग आते जा रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं। पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं। इंतज़ामिया सो रही है, पॉलिटिकल मुफादात हैं। वो कहते हैं इनको शनाख्ती कार्ड दे दें। अरे भाई, कोई डॉक्यूमेंटेशन तो हो, पहले पता तो चले। ये बेहंगम आबादी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस शहर का। जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। नंबर 2, ये एक इंतज़ामी मसला है, और इंतज़ामी मसला सिर्फ़ लोगों को मारने पकड़ने से नहीं हल होता। इसका एक और सोशल पहलू भी है। मिसाल के तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी है। इसी शहर में सोबराज हॉस्पिटल जाकर देखें, बंस रोड पर, ये बिजनेसमैन ने बनाई थी। आप कैटरिक हॉल जाकर देखें, बिजनेसमैन, वो अपनी जो कमाई थी, वो समाजी इदारे यहाँ पे अभी चंदे के नाम पे आगे शबीर भाई, मैं शबीर भाई की तरफ आऊँगा। क्या भत्ताखोरी पॉलिटिकल और पुलिस या इंतज़ामिया की सरपरस्ती के बगैर हो सकती है? सही कह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं सरपरस्ती तो है। ज़ाहिर इतने भत्ताखोर खुद जो इतने दीदा दलेरी से अगर वो बैठकर अपने नंबर्स शेयर कर रहे हैं कि इन नंबर्स पर रब्ता करें, कांटेक्ट कर आप हमें भत्ते पहुंचाएं, तो यकीनन पीछे पसे पर्दा कोई ना कोई तो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या पुलिस हो, तो ज़रूर मजबूत लोग उनके पीछे हैं, उनके बिहाइंड वो लोग हैं। लेकिन बात ये कि कराची में इसको रोकेगा कौन? हम डिस्कस कर रहे हैं, आज डिबेट कर रहे हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, और बड़े तकलीफ़ के साथ कर रहे हैं। हर किसी को इसका तकलीफ़ और दर्द है कि कराची कितना अच्छा मुआशी हब और अच्छे लोग यहाँ सब मिलजुल कर रह रहे हैं यहाँ पर। फिर इस किस्म के जब मसाइल होंगे, हम दुनिया की मिसालें दे रहे होते हैं और अच्छी महज़िब कंट्रीज़ की दे रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भी तो तमाम नेमतों से नवाजा। पाकिस्तान किसी से कम थोड़ी जिस नहीं पहने का, बहुत अच्छा हमारा मुल्क है, लेकिन हमें सही होने की ज़रूरत है। और इस सिस्टम को सही करने की ज़रूरत। सिस्टम की सही वो करते हैं जिनके पास इख्तियारात होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास सोर्सेज वसाइल होते हैं। तो इससे सिंध गवर्नमेंट के पास, हम सूबे की बात कर रहे हैं, तो ये कराची भी ज़ाहिर है दारुल खिलाफा है सिंध का, और उन सूबे सीएम के डोमेन में आता है। पूरी टीम इनकी बैठी है माशाल्लाह, और 18 साल से काम कर रहे हैं। तो फिर क्यों ना ये मसाले उनसे दूर थोड़ी हैं, उनके तमाम अदारे उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो उन अदारों को स्ट्रिक्टली उनको आप देना, आप शाम को पूछे ना डेली की बुनियाद के ऊपर कि कितने क्राइम हुए हैं, आप रोके, थोड़ा इंटरेस्ट तो लें, ऑन तो करें शहर को। जब आप ऑन करेंगे तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा दर्द लेंगे तो तमाम मसाइल का। अब ये बदकिस्मती से पाकिस्तान, ये कराची इतना लवारिस शहर है ये, कि जो पूरे मुल्क को पाल रहा है टैक्स के ज़रिए, यहाँ के जो ताजिर हजरात और जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क के अंदर लोग गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं, मासूम बच्चे गिर रहे हैं, यहाँ पर डंपर के तले आकर लोग मर रहे हैं, बेगुनाह लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस साल में कितने ऐसे केस हो चुके हैं, सैकड़ों के तादाद हो चुके हैं। एक दिन ऐसा सोशल मीडिया की ज़िन्नत बनता है, आप लोग प्रोग्राम करते हैं, लोग आते हैं, डिबेट करते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर वही रवां दवाएँ, कराची भूल जाते हैं लोग। कराची को हम सब कमाते हैं, माल भी कमाते हैं, और कराची को भूल ही जाते हैं। फिर अपने अपने
सूबों में सनतें भी यहाँ से ले जाते हैं, बहुत सारे पंजाब के पी से लोग आके यहाँ सनत लगाते हैं, फिर यहाँ से निकाल के चले जाते हैं। कराची सिर्फ सोने की चिड़िया है या जहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं और खामोशी से भत्ता, पैसा, रिश्वत देते हैं। क्या उनकी अपनी भी कोई करप्शन बदनवानी होती है? आप इस बात को मानेंगे? देखिए भुट्टो साहब, आपने कहा ना कि लोग आते हैं और कमाते हैं और जाते हैं। हमारी पूरी ये दुनिया जो ना ग्लोबल वर्ल्ड है। जिस तरह एक शहर से दूसरे शहर में जाना कोई कबात नहीं है अपने मुल्क के अंदर। हम अगर इस दुनिया के भी किसी मुल्क में जाते हैं ना, चाहे अमेरिका जाते हैं या लंदन जाते हैं या दुबई जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो लोग पैसा कमाते हैं, एंड ऑफ द डे उसकी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी ज़मीन पे आऊँ, अपने मुल्क में आऊँ, और अपने वतन में जाऊँ और कुछ न कुछ पैसा वहाँ लगाऊँ। तो इसी तरह से कराची में भी पाकिस्तान से अगर जितने लोग आए हुए हैं या बाकी भी लोग आए हुए हैं, वो सब जो, अब जैसे मुझे आप ले लें, मैं कराची का बेटा, इसलिए मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं हूँ पश्तो स्पीकर। पठान जो है तो पाकिस्तान बनने से पहले के कराची में मौजूद थे। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ठीक है ना। पाकिस्तान बाद में बना है, कराची में सारे के सारे मौजूद थे। अगर आप पठान को कराची में से निकाल दें तो कराची तो बनाने वाला पठान है, सारे के सारे पठानों ने बनाया है पूरे कराची जो है। तो जितना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है या बिल्डिंग नज़र आती है या दूसरी नज़र आती हैं। अब आप यहाँ देखें कि मेरी पैदाइश यहाँ हुई है, मैं यहाँ बड़ा हूँ, मैंने तालीम यहाँ पाई है, मैंने कारोबार यहाँ किया है, लेकिन मुझे जब अल्लाह ताला ने नवाजा है तो ऐसा नहीं है कि मैं कराची को मैं भूला। मैं डॉक्टर अदीब रिजवी साहब के साथ मैंने काम किया, मैं डॉक्टर इंडस में डॉक्टर बारी साहब के साथ मैं मिल के काम कर रहा हूँ, हुनर फाउंडेशन के अंदर मैं असलम खालिक साहब के साथ में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कराची में अस्पताल मैंने जनरल मुस्तफ़ा कायम खानी को मलीर के अंदर मैं बना के दिया। मौलाना बशीर फारूकी के साथ में उनकी IT यूनिवर्सिटी बना के कर रहा हूँ। मैं आपके इल्म के अंदर है कि मैं बहुत सारे बैतुस्सलाम में मौलाना अब्दुल सत्तार साहब के काम कर रहा हूँ। तो ये हम अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ख़ास इनाम है कि एक वक्त के बाद अल्लाह ताला अगर आपके दिल में डाल दे कि आपने ये हक अदा करना है। पैसे तो एक लिमिट तक चाहिए होते हैं। जो मकसद था कि कारोबारी हजरात इस सिस्टम को पैसे दे के अपने नाजायज़ काम करवाने में मलूस है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कारोबारी हजरात जो है ना मजबूर होते हैं। कारोबारी हजरात देखें कि आप अपनी फ़ाइल लेके चक्कर लगाते रहें, आप 6 महीने साल, आपका काम नहीं होगा जब तक आप पैसे नहीं देंगे। और अगर आप पैसे दे देंगे तो अगले 5 मिनट के अंदर वही वाला काम हो जाएगा, वही कानून उसके लिए ठीक बन जाएगा, वही जो उन्होंने कानून की किताबें रखी हैं उसी में से शिक नंबर कुछ और निकाल लेंगे। क्योंकि आपने सारी किताबें तो नहीं पढ़ी हुई होती ना, आपको पता होता है रूल रेगुलेशन का। आप तो एक जायज़ काम के लिए जाते हैं। आप मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग कंट्रोल चले गए अपना नक्शा पास कराने के लिए। अब वो नक्शा तो आपने कानून के मुताबिक बनाया हुआ है, उनको भी कानून के मुताबिक पास करना चाहिए। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप जाके नक्शा पास करा लें। एक तो ये बिल्डिंग कंट्रोल की बात मैंने कर ली, आप किसी रजिस्ट्रार के पास चले जाएं, सब रजिस्ट्रार के पास, आप अपने आप को जितने बड़े से बड़ा कुतुरम खान समझते हैं, आप उससे अपने घर की रजिस्ट्री फ्री में करा के आ जाएं बगैर पैसों के। तो ये रिश्वत जो है ना हमारे यहाँ पे, इसको नासूर है ये रिश्वत। इसी पे मैं इनाम की तरफ हो गया ना। ज़्यादातर सिंध में देखा जाए तो 80% अफसरों का ताल्लुक सिंध से, सिंधी ज़बान से। सिंध हज़ारों सालों की तहजीब, तमद्दुन, मेहमान नवाज, फिर ये अफसरान के अंदर करप्शन का रेशो क्यों बढ़ गया? भाई देखें, ब्यूरोक्रेसी का न कोई मज़हब होता है, न कौम होती है, न कोई क्रीड होती है। ब्यूरोक्रेसी, चाहे आप पंजाब में जाएं, KP में जाएं, ब्यूरोक्रेसी को एक, जब आप उसकी पोस्टिंग सिफारिश पर करेंगे, जब MPA MA ने उसको पोस्टिंग का ऑर्डर ला कर देगा, जब पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करेगा तो वो भी अपना हिस्सा निकालेगा। बाकी कराची की मैं आपको बात बताऊं, मैं 45 साल से इधर रह रहा हूं, लेकिन कराची में जो सूरत हाल है वो एक दिन में ख़राब नहीं हुई, एक बतदरीज ख़राब हुई है। मैं एक अहम बात आपको बता रहा हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो मज़ार है उसमें कोई भी सूबा चंदा नहीं देता सवाए सिंध के। 7 साल से 1 रुपया बाबा कौम की मज़ार की मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं देती, वो भी नहीं देती। वो एक ग्रांट देती है और सूबा सिंध देता है, बाकी कोई सूबा नहीं देता। ये जब हमारे अपने असलाफ की तरफ ये रवैया है, शहर को हम ओनरशिप नहीं देते, शहर के लिए हम काम नहीं करते। सारे पाकिस्तान से लोग आ जाएं, दुनिया से आए, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप UAE जाएं, सऊदी अरब जाएं, मुसलमान मुल्क है ना, 30 दिन का आपको वीज़ा देते हैं, उसके बाद आप मुझे रह कर दिखाएं।
कानून है ना एक, यहाँ आए पूरी दुनिया के लोग आए, लेकिन किसी कानून के तहत आए, किसी डॉक्यूमेंटेशन के तहत आए। बाकी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस इस्तेमाल करते रहेंगी, इस मुल्क में फॉर्म 45 वाला हो, फॉर्म 47 वाला हो, जो भी सियासतदान आया है उसने ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया है और वो करते रहेंगे। इसका सिर्फ एक ही हल है, हल ये है कि हम सब मिलकर ये इस चीज़ पर स्टैंड लें कि भाई कानून से मावरा कोई नहीं है। जो लोग 26वीं 27वीं तरमीम ला सकते हैं, जो फॉर्म 47 दे सकते हैं, वो एक रात में ऑर्डर करवा सकते हैं कि मुल्क इस तरह से चलेगा, लेकिन वो इन चीज़ों बुनियादी चीज़ों को एड्रेस करने के बजाय सुबह चाहिए फलां हो ताकि कम्युनिटी में और ज़्यादा तफरका बढ़े और ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हों। आप क्या समझते हैं कि ये डिबेट कंटिन्यू रहेगी तो हर चीज़ साइलेंट हो जाएगी? इसमें वो पॉलिटिकल फ्रेक टर्माइल्स शुरू होंगे। आपने देखा ना कैनाल के मसले पर क्या हुआ। भाई कराची वालों को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो किसी मरीख पर नहीं रहते। गैस कहाँ से आती है, बिजली कहाँ से आती है, पानी कहाँ से आती है। घोटकी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, पूछें वहाँ से टैक्स डिडक्ट होता है, टैक्स उसका कराची से डिडक्ट होता है। जितने भी वसाइल हैं इस तरफ से शहर से आ रहे हैं। तो आप जब कंपार्टमेंटल अप्रोच से सोचेंगे, एक महदूद दायरे में सोचेंगे, सूबे के लिए नहीं सोचेंगे, मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, दुनिया के लिए नहीं सोचेंगे, तो आइसोलेट होकर ऐसे रह जाएंगे। फिर जो भी आएगा शहर में इधर उधर से आपको लूट कर चला जाए। पाकिस्तान के लिए सबको सोचना पड़ेगा, मगर इसके हवाले से छोटी सी मैं ब्रेक लूँगा। बहुत सारी बातें खरी करनी है। हमारे साथ खरी बात में शबीर अहमद कायम खानी, हनीफ गौहर, इनाम शेख मौजूद है। खरी बात में बहुत सारी खरी बातें करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात हो रही है पाकिस्तान में सुबह की बात, भत्ता, और तीसरी ब्रेक में बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी, सियासत और ब्लैकमेलिंग। शबीर कायम खानी साहब, सियासी गठजोड़, माजी में MKO MPs पार्टी हुकूमतें, अब भी MKO वफाक में कहीं ना कहीं सियासी गठजोड़ मौजूद है। जहाँ पे हुकूमत नहीं वहाँ पे इल्ज़ाम, जहाँ पे हुकूमत खामोशी। माजी में भी कत्ल गारत, दहशतगर्दी, भत्ता, सब कुछ, मगर सियासी मसलतें, खामोशियाँ। क्या इस सियासत की जो मसलत है, जो इस मुल्क की तरक्की को हम आस्ता आस्ता दफन करते हुए अपने पाँव के उसकी कब्रें भी रोते हुए जा रहे हैं, कब तक करेंगे? देखें भुट्टो साहब, जो आपका जो एक टॉपिक है करप्शन और बदअमनी और सियासत, ये एक ऐसा टॉपिक है ना ख़त्म होने वाला टॉपिक। इस पर बहुत लंबी हम डिबेट कर चुके हैं और हमें कर भी रहे हैं। बात ये कि पाकिस्तान तो ग्रेजुअली अगर हम देखें, पाकिस्तान तो आप सही वजह फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर मैं इस तनाजुर में हम देखें कि पाकिस्तान दुनिया का मैं समझता हूँ ऐसा मुल्क है जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। मिसाल के तौर पर मतलब बहुत सी ऐसे मुल्क हैं, ममालिक हैं जहाँ पर सूरज निकलता ही नहीं है। वो जब सूरज को देखते हैं खुशी का इज़हार करते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास सूरज भी है, गर्मी भी, सर्दी भी, सारे मौसम हैं, सारे फ्रूट है हमारे पास, सारी फसल हैं, सारी मादनियात हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग नाशुक्र हैं। असल बात ये है कि सारी बातें सिस्टम को, जिसके मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ पहले सेगमेंट में, कि जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास पावर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं इनाम साहब की बात को सेकंड करता हूँ, करना चाहें तो कर सकते हैं। हम पहली बात तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम सिंसियर हों अपनी कंट्री से, अपने मुल्क से, अपने सूबों से, अपने शहरों से, अपने इलाकों से हम सिंसियर होंगे, सिंसियर होकर पहन लेके काम करेंगे तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? जब हम दुनिया की मिसालें देते हैं तो वो भी तो इंसान ही रहते हैं ना वहाँ पर, तो हम भी इंसान हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें अक्ल शऊर सबसे नवाजा है, बशर्ते कि हम सिंसियर हो जाएँ, नेक नीति के साथ हम काम करें, आगे बढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि फिर बेहतरी आ सकती है। बेसिक हमारी जो एजुकेशन है उसको पहले हमें सही करने की ज़रूरत है। हमें सारी मैं समझता हूँ फिर बेहतरी की तरफ हम, अब तालीम पे पैसे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन तालीम के पैसे ही मिलते हैं, लेकिन आप जाके हालत देखें तो स्कूलों में तो वहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं, लोग स्कूलों में अपने उन्होंने बाड़े बनाए हुए हैं, अपनी उताकें बनाई हुई हैं। तो फिर कैसे, फिर मुल्क का ये हाल होगा जब तालीम जहाँ नहीं होगी। तालीम शऊर देती है,
और शऊरी मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। शऊर ही करप्शन का खात्मा कर दें। जहाँ शऊर नहीं होगा, जहाँ करप्शन की दौड़ में हम सब शामिल हो जाएंगे, तो फिर यही हाल होगा। फिर हम इस तरह की डिबेट ही हम करते रहेंगे, बाकी मुल्क हमारा इसी तरह पस्ती की तरफ चला है। यानी भाई मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, अक्सर कारोबारी हजरात मुख्तलिफ हुकूमतों को भी अपनी ताकत, पैसे पे ब्लैकमेल भी बहुत सारे मौक़ों पे करते रहते हैं। उसकी क्या वजह है? भुट्टो साहब देखें, जहाँ तक आप ताजरों की बात कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ ताजरों के मुल्क के अंदर बात करते हैं तो वो जो ताजर हैं वो हैं 1 से 2% अशराफिया। मुल्क 1 से 2% की अशराफिया से नहीं चला करते। जो टैक्स भी माफ़ करा के माल खा पी के हजम करके हड़प करके बैठ गए। जब तक आप पूरा निज़ाम नहीं देंगे आम लोगों को, आपकी SMEs क्यों आपको कहते हैं कि SMEs पे दो, आप जो तो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आप तवज्जो दें, आप लोगों को मौका दें कि वो छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगाएं। आपके इल्म के अंदर होगा कि हमारे यहाँ पर अगर जनरल अयूब का दौर देखा जाए तो उनकी जो सबसे बड़ी कामयाबी जनरल अयूब के दौर पे कही जाती थी। चाहे हम डिक्टेटर कहें, वो अपनी जगह पर वो एक पॉलिटिकल बातें हैं हमारी, लेकिन उनके दौर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लगी थी। हर मुल्क ने तरक्की किया। चाइना ने अगर तरक्की की है तो इंडस्ट्री लगाने से की है। इंडस्ट्री कौन लगाता है? इंडस्ट्री बिजनेसमैन लगाता है। आप जब तक बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे तो लोग जो हैं तो आपके मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ पर बिजली के इश्यूज़, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, गैस महंगी है, तो आपको रीजन के हिसाब से आपको तमाम कंपटीशन कैसे होता है। अगर आप और मैं दोनों बिजनेसमैन हैं तो हमको दोनों को एक जैसी सहूलतें मिलेंगी, तब हम आपस में कंपटीशन करके बिज़नेस कर सकेंगे या हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। आज अगर हमारा बिजनेसमैन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सक रहा और वो एक्सपोर्ट मुंजमद है नंबर्स के ऊपर, तो यकीनन वो इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिएगा कि FBR को सोचना पड़ेगा कि हम बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ कैसे बनाएं ताकि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगे और ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। जनाब शेख, सिंध से अक्सर आवाज़ आती है कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, सब कुछ कराची में, सनतें भी कराची में, और गैर मकामी लोगों की सनतें, कारोबार, आवाज़ें। आप भी दानिश्वर है, लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं। सिंध में सनतें लगानी तो ये भी कारोबारी लोग खुद लगा रहे, हुकूमत नहीं लगा रही। तो सिंध के लोग वडेरे, ताकतवर, आप दानिश्वर, अदीब, सब क्या मर गए, खप गए कि सिंध में सनतें क्यों नहीं लग रही? कराची में आबादी का दबाव कम करने का एक ये भी तरीका है कि आप खैरपुर में, लाड़काना में, शिकारपुर, सक्खर, इधर एक इंडस्ट्रियल बेस शुरू करें। पंजाब के सब बड़े बड़े शहरों में खुद ही सनतकार पैदा हो रहे हैं, सिंध में सनतकार क्यों नहीं पैदा हो रहा? हिसाब से मेरी हो रही थी ना कि ये जुडो है, जुडो में आप टमाटर की एक केचप की फैक्ट्री लगा दें, कहीं अमरूद की के उसकी रस की लगा दें, गन्ने की रस, 100 चीज़ें हैं। लेकिन उसके लिए एक हुकूमत के तरफ से प्लानिंग होती है, इंसेंटिव्स होते हैं, और दूसरा एक जैसे आपको हनीफ साहब ने कहा कि एक बिजनेसमैन फ्रेंडली माहौल होता है, और तीसरा वो चीज़ जो प्रोड्यूस होती है उसके लिए मार्केट क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए आपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट, उनका सारा दिन फोकस है माल को जो है वो इकट्ठा करने का, पॉलिसीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं। मुझे बताएं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिंध में आपने उसको काम करते हुए देखा है? मेरी वही बात कि सिंध में क्या पैसे वाले, सरमाएदार, पैसा सबके पास है, वडेरे, जागीरदार, जमींदार, मगर वो कुछ नहीं करना चाहते। गवर्नेंस का है गुज़िश्ता 30 साल के एक एक्ट में 30 साल की हिस्ट्री देखें। MQM भी गवर्नमेंट में रही है ना, 30 साल की हिस्ट्री है। गवर्नमेंट जो भी आता है वो अपने बंगले जाकर बाहर बनाता है, वो पॉलिसीज़ नहीं बनाता, वो एक पीपल फ्रेंडली अप्रोच नहीं रखता। शरीफ भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अक्सर MQM भी नारा मारती है कि जी कराची को अलग कर दो, सिंध को अलग, आपका भी ताल्लुक सिंध से। इसी से MQM के खिलाफ सिंधी लोग खड़े हो जाते हैं कि जी MQM पूरी जमायत है, उसी का फ़ायदा पीस पार्टी, वही पीस पार्टी हुकूमत कर रही है। आप भी MQM में रहे, फिर पीस पार्टी तो चलो सनतें सिंध में नहीं लगा रही। आपकी जमायत ने माजी में आपका ताल्लुक सिंध में कोई लगाने का क्यों नहीं प्लान किया? सिंध में बाकी बिजनेसमैन छोटे शहरों में सनतें क्यों नहीं लगा रहे? देखिए, पहली बात है भुट्टो साहब, MQM ने कभी नहीं कहा कि कराची को सिंध से अलग कर दें। मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। और दूसरी बात है कि बाज़ औक़ात रवानी में इंसान कह जाता है जो मतलब भाई लोगों को ज़रा बुरी लगती है। देखो, मैंने कहा प्रोग्राम के अंदर,
और इस बात को ऑन किया कि कराची मेरे ऑन करने से ना करने से, हनीफ भाई के ऑन करने से इनाम भाई के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक हकीकत है ना कि भाई कराची तो सिंध का दारुल-खुलाफा है ना, लेकिन बाज़ औक़ात आपने ख़ुद अपने प्रोग्राम में भी कह दिया था कि सिंध के लोग मायूस हैं या नाराज़ हैं कि भाई वहाँ पर क्यों, लेकिन कराची में है। तो भाई कराची को आप खुद अलग कर रहे हैं ना, इसका मतलब यानी कि कराची सिंध का हिस्सा है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान रवानी में कह जाता है और उस पर हमें बुरा भी नहीं मनाना चाहिए। और इसी तरह से बात ये कि बिल्कुल ये तो होना चाहिए। इनाम साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आबादी का यानी कि रेशो मतलब दबाव हम कम कर सकते हैं कि अगर यही चीज़ें अगर घोटकी में, ये चीज़ें अगर जैकबाबाद में या उमरकोट में या बदीन में अगर इस किस्म के छोटे छोटे अगर सनती जोन लगें और फैसिलिटेट करें, जिस तरह हनीफ भाई ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई इनिशिएटिव दें उनको, और छोटे जो इंडस्ट्री जो लगाने वाले लोग हैं, तो मैं समझता हूँ शायद बेहतरी आ सकती है। भाई हर डिस्ट्रिक्ट में भी 200 400 अगर लोग खप जाते हैं, लग जाते हैं बेरोज़गार, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत है वो अपना घर बार छोड़कर, अपनी ज़मीनों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर वो कराची आएंगे। वो अपने इलाके में ही काम करेंगे खुशहाली के साथ। जब अगर वहाँ पे वो सहूलतें मुयसर नहीं होंगी, जब बेरोज़गार होगी, यकीनन वो फिर हिजरत करते हैं, फिर माइग्रेशन होती है, तो फिर आबादी का सिंध काबीना ने 1 अरब रुपया एक फ़िल्म के लिए मंजूर किया है, 65 करोड़ एक इदारे को दे रही है। और भाई ये पैसा निकाल कर जहाँ लगना चाहिए उधर लगाओ ना। मैं मुख्तसर 2 जुमलों में बात करना चाहूँगा कि हनीफ भाई, करप्शन हुकूमत में या सियासत में? दोनों में। दोनों में। बदनवानी इनाम भाई, सिंध के अवाम की सोच में है या हमारे जो पॉलिटिकल पार्टियां जो सिंध पे इस वक्त मौजूद है, हुकूमत कर रही हैं, उनमें? ये पूरी कौम का मिजाज बन गया है। ये मैं आपको बताऊं, आप बंदे से पूछेंगे कि आप बावर्ची खाने से आ रहे हैं, वो कहेगा ना मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। झूठ हमारी फितरत का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हम डर रहे हैं कि पता नहीं सच बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए पूरी कौम का ये इखलाकी बहरान है। शबीर भाई, एहतसाब की बात करते हैं, जैसे बात के FI एंटी करप्शन, हम मुखालफिन का एहतसाब करते हैं, अपना क्यों नहीं? 2 लफ्ज़। हाँ, एहतसाब होना चाहिए अपने। पहले तो इंसान अपने गिरबान में जाएंगे, मैंने कहा ना, तभी जाके शऊर आएगा कि हम अपने गिरबान में जाएंगे। मैं अपना रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं कोशिश करूँ मैं अपने आप को सही करूँ, आप कोशिश करें आप अपने आप को सही करें, हनीफ साहब कोशिश करें अपने आप को सही करो, तो पूरा माशरा ठीक हो जाएगा। मैं आप पे तनकीद करूँ, आप मुझ पे तनकीद करें, मैं इन पे तनकीद करूँ, तो फिर अपने हम गिरबान में झांकते नहीं, अपनी शख्सियत के बारे में हम जानते नहीं है कुछ। हम अपने आप को पारसा समझ रहे हैं, दूसरों को हम ख़राब समझ रहे हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। तो हमारा जो कानून है, जो निज़ाम है, ताकतवर के लिए नरम और आवाम के लिए सख्त, क्या है? देखें, ये तो अलमिया है। ये तो मेरे ख्याल से इनाम साहब भी फरमा चुके हैं कि यहाँ पर ताकतवर के लिए कानून बिल्कुल डिफरेंट है और एक आम आदमी के लिए कानून डिफरेंट है। हम चाहते हैं, हम आम आदमी को अपने आप को सामने रखते हुए, और हम कुरान को भी सामने रखते हैं, हम एज़ अ मुस्लिम हमें अपने मौत और कब्र को भी सामने रखना चाहिए कि हमें एक दिन मरना है। और हमारी ज़िंदगियाँ जो हकीकतन ज़िंदगी है वो हमारी 63 साल की है, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। लेकिन हम पता नहीं सोचते हैं कि हमको 500 साल की ज़िंदगियाँ लेकर आए हैं, और जिस तरीके से मुआशरे के अंदर हम झूठ बोल रहे हैं, जैसे फरमाया इनाम साहब ने, जब तक हम ये मुनाफ़िकत ख़त्म नहीं करेंगे, मुआशरे से झूठ ख़त्म नहीं करेंगे, सच बोलना नहीं शुरू करेंगे, ये मुआशरे में बेहतरी नहीं आएगी। हम मुनाफ़िकत करते रहेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ पर कभी मुल्क नहीं चला करते, फ़ैसले नहीं हुआ करते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जैसा आदमी चाहे कि हम जाके रिश्वत के बग़ैर कोई काम कर लें, तो मेरे ख़्याल से हमें वो आयत भी याद है, अल राशिय वल मुर्तशी किला माफिन नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। लेकिन इस मुआशरे में बग़ैर रिश्वत के अगर काम नहीं हो सकता, तो आप हाथ पे हाथ रख के आपको काम तो आखिर करना है, आपने इदारों के पास तो आपने जाना है, कारोबार तो आपने करना है, तो आपको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि आप उस आयत से, आप इस कुरान से, आप इन तमाम चीज़ों से दूर हों। जब हम उलमा के पास जाते हैं और उलमा से जब हम ये बात करते हैं कि जनाब कुरान में ये लिखा है और ये हमारी मजबूरी है, तो उलमा भी हमें फिर ये कहते हैं कि हमें भी पता है कि इस मुआशरा इतना ख़राब हो चुका है, इस चीज़ को आप अपने दिल में बुरा समझ के, आपकी अगर मजबूरी है तो आप करें, क्योंकि आप इसके बगैर आपका सिलसिला नहीं चल सकता। कोई भी गैर कानूनी काम होता है, चाहे जो भी गैर कानूनी, वहीं पे हम रिश्वत, मिठाई, जैसे शबीर भाई कह रहे हैं, चंदा भत्ता और फाइल उसको नाम कह के पैसे देते हैं, तो सबका नाम हमने तब्दील कर दिया है। बेसिकली गैर कानूनी काम भी, कानूनी काम पे भी भत्ता, चंदा, मिठाई देनी पड़ती है। देखें ना, हमारी सरश्त में आ चुका है। 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अब जो कुछ अपने भाई के लिए तुम पसंद करते हो वो अपने लिए भी पसंद करो।
इससे बड़ा कोई अखलाकी जो है वो सबक नहीं है कि जो दूसरे के लिए जो तुम पसंद करते हो अपने लिए पसंद करो, बात ख़त्म हो गई। हम समझते हैं करप्शन, बदउनवानी, यकीन माने भुट्टो साहब, मैं ख़ुद एक अच्छी पोस्ट पर रहा हूँ, मैं चाहता तो पता नहीं क्या बना लेता, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है जिस बंदे ने ज़िंदगी में इस चीज़ को मुसलसल अपना कारोबार बना लिया ना, उनके इतने मसाइल अंदर हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। यानी गुड कम्स बैक टू यू एंड बैड आल्सो कम्स बैक टू यू। आप अच्छी बात करेंगे तो अल्टीमेटली इसमें इम्तिहान में जाएंगे, लेकिन बिल आखिर अच्छाई आपके साथ भी होगी। मैं तो कहता हूँ और कुछ नहीं, इस मुल्क में जो हजतुल वदा का जो आखिरी खुतबा है ना, उसको आप अपना एक समझें कि एक नसबुल्लैन बना दें तो इस मुल्क के सारे मसाइल की जड़ जो है ख़त्म हो सकती है। करप्शन हम सिर्फ कहते हैं कि दूसरा जो करता है, इस वक्त क्या है, इस वक्त जो दो बड़ी फैमिलियाँ इक़्तिदार में बैठी हुई वो दोनों बिजनेसमैन हैं। नवाज शरीफ की फैमिली बिजनेसमैन है, जरदारी भी बिल्डर है, बिजनेसमैन है। जरदारी बिल्डर है। हाँ, तो अब मुझे बताएं कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कोई बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी बनाई है, उन्होंने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी है इस मुल्क को, क्या दिया है? जरदारी अगर बिल्डर है तो बाकी बिल्डर ये क्यों उनके खिलाफ आवाज़ें मार रहे हैं? तो वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो बिल्डर, ये देखें, ये जितने भी महकमे हैं ये पूरी पॉलिसी के तहत चलते हैं। इनका एक मैनुअल बनता है, इनका एक कवानीन होते हैं। यहाँ तो जैसे आपको हनीफ साहब ने बताया, कानून है सिर्फ पैसा, आप जहाँ भी देंगे कानून नरम पड़ जाता है। तो जब इब्तदा में हमने डिस्कशन शुरू की थी कि मुआशरा वो चलेगा जिसमें अवाम हुक्मरान के ताबे हों और हुक्मरान कानून के ताबे। आने वाले वक्त में शबीर भाई, हम प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं कि सियासतदान मिलकर पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियात को कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ देंगे इन भत्ताखोर, चंदाखोर, मिठाईखोर, करप्ट लोगों से जान छुड़ा सकेंगे? कोई मैकेनिज़्म बनेगा या सब मिलकर इस पाकिस्तान के एक एक चीज़ को खाते नोचते हुए इस मुल्क से फरार हो जाएंगे? देखिए भुट्टो साहब, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप देखें उनका मंशूर देख लें, किसी का मंशूर ख़राब नहीं है, किसी के मंशूर में भत्ता, चंदा ये नहीं है ना। तो ये तो डिपेंड करता है हम सब पर। मैंने पहले कहा ना कि ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी, हम सब पे कोशिश करनी चाहिए, हम अपने किरदार को देखते हुए दूसरे की हम काउंसलिंग करें, दूसरे की शख्सियत को निखारने के लिए भी हौसला, अच्छे कामों की हौसला अफजाई करें, और जो कोई गलत काम कर रहा है उसको फिर हम समझाएं कि भाई ये गलत काम है। तो मैं समझता हूँ मुआशरा फिर ऐसे सुधरता है। और नीचे प्राइमरी जो एजुकेशन है ना, ये चीज़ें जो कौमें बनती हैं ना, ये कौमें एकदम हमारा टीवी प्रोग्राम करने से नहीं कौमें बनेंगी। कौमें तो नीचे प्राइमरी जो आपकी बेसिक एजुकेशन है वहाँ से शुरू आप तालीम दें, और फिर घर से शुरू होती है, घर के जो पेरेंट्स हैं घर के, वहाँ से शुरू होती है, उसके बाद जाके कहीं मुआशरा बनता है। मिलकर सब कोशिश करेंगे, स्कूल अपना किरदार अदा करेगा, घर अपना किरदार अदा करेगा, मुआशरा, मोहल्ला अपना, गली अपना, तो मैं समझता हूँ फिर हम कोई बेहतर राह निकाल सकते। अदरवाइज़ तो फिर घर सही है और गली ख़राब है तो फिर कहाँ तक मेरे बच्चे बचेंगे? तो उस गली, घर, मेरा घर सही है तो उस गली को भी सही होना है, उस मोहल्ले को भी सही होना है, उस वार्ड को, उस यूनियन काउंसिल को, तो मैं समझता हूँ फिर बेहतरी आएगी, फिर कौमें बनेंगी। हनीफगढ़ भाई, सरकार ने तो आपको वायदा कर दिया कि आपका मसला हल हो जाएगा, भत्ताखोरों से जान छूट जाएगी। माजी में भी वायदे, फिर वायदे, फिर कोई नया मसला, कोई नई पर्ची आ जाती है। अब इन भत्ताखोरों से, इन करप्शन से, सिस्टम से जान नहीं छूटती, तो क्या मतलब ये? भुट्टो साहब, मेरे ख्याल से कि हमारे पास या किसी मुहज़्ज़ब शहरी के पास इसके अलावा कोई हल नहीं है कि उसने एंड ऑफ द डे हुकूमत वक्त के पास ही जाना होता है, और हुकूमत वक्त जिसके पास इख्तियार होता है उसका हल भी वो निकाल सकते हैं, या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इसका हल निकालती हैं। तो यकीनन हमने अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत, क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी। अब जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद हमें बुलाया गया, हमारी बात सुनी गई, हमें मुतमईन किया गया, तो मेरे ख़्याल से कि फिर वक्त दिया जाना चाहिए हुकूमत को कि ताकि वो उस पर काम करे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने वादा किया कि हम भी इसके ऊपर काम करेंगे, और इस पर हमने रेड वारंट के लिए दरख्वास्त की वफाकी हुकूमत को। हमने सीएम साहब को भी ये कहा है, क्योंकि ये लोग जो है तो दूसरे मुल्कों से बैठ के कॉल कर रहे हैं, इनकी सिमें जो हैं तो दूसरे मुल्कों की हैं, तो लिहाजा आप रेड वारंट जारी करें और उन ममालिक को इन्वॉल्व करके इनको गिरफ़्तार करें, ताकि जो मेन आदमी हैं
मेन आदमी को गिरफ्तार करें। जो उनके यहाँ छोटे मोटे कारिंदे हैं 10-20 हज़ार रुपये लेकर जो आपके पास भत्ता लेने के लिए आते हैं, उनसे मसला नहीं हल होगा जब तक इसकी जड़ तक आप नहीं पहुँचेंगे। तो यकीनन वो जड़ तक या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पहुँच सकती हैं या हुकूमत पहुँच सकती है। तो आखिर में आपको यही करना होता है कि आपने जाके हुकूमत के साथ बैठ के बात करनी होती है, और उस पर यकीनन हुकूमत ने हमें कल बुलाया और हमने बात की, और हुकूमत ने अगर हमें इंश्योर कराया सीएम साहब ने, तो हमें सीएम साहब के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, आईजी साहब के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और उनके जवाब का माकूल इंतज़ार करना चाहिए। इनाम शेख, आखिरी सवाल कि नए सूबों से लेके बत्ताखोरी और एक नए ठेके या नई ब्यूरोक्रेसी को नया माल कमाने का, धंधा बनाने का एक नया इदारा तो हम नहीं बनाना चाह रहे। देखिए, मैं आपको इसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की 2 मिसालें देता हूँ। काजी अख्तर साहब सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, बाद में सीएम भी बने। बाद में सीएम। उसने कहा कि मैं चीटिंग पर जो है किसी को माफ़ नहीं करूँगा। यकीन माने चीटिंग बंद हो गई थी सिंध में, ठीक है, स्कूलों में बंद हो गई थी, आपको याद है। इसी तरह अब्दुल्ला शाह ने कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले किए थे कि उन पर मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन हो गई। पॉलिटिकल विल चाहिए और उसके पीछे हमारी जो फोर्सेस हैं उनको खड़ा होना चाहिए। देखें कैसे नहीं जो है चीज़ें ख़त्म ठीक होती हैं। आप हुक्मरान का जो रवैया है ना, मैं बार बार कहता हूं कि अगर अफसर का आपको मूड मालूम करना है तो चपरासी जाकर मिलें। चपरासी या क्लर्क महज़ब तरीके से आपसे पेश आता है तो समझो कि अंदर भी कोई महज़ब आदमी बैठा हुआ है। अगर वो आपके साथ बदतमीज़ी करता है तो समझो अंदर भी बदतमीज़ बंदा बैठा हुआ है। आप अपनी हुक्मरानी को, गवर्नेंस को ठीक करें, आप देखेंगे कि ये मिरेकल हो जाएगा, एक मौजज़ा हो जाएगा, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। पॉलिटिकल विल चाहिए और पूरी कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए, आप देखेंगे चीज़ें तब्दील होती हैं। मेहरबानी शब्बीर कायम खानी साहब, हनीफ गौर साहब, इनाम शेख, आपकी मेहरबानी। आज खरी बात में बहुत सारी खरी बातें करना चाहते थे, वक्त की कमी। तीनों मेहमान बोलने वाले हमेशा खरी बात करते रहते हैं और सीधा जवाब देते हैं। कई दिन बैठ के भी इन मेहमानों से बात की जाए तो ये मौजू इतना बड़ा है कि वो कम नहीं होगा। जब हमें एक दूसरे पे एतमाद होगा, ना हमारा मसला सूबा होगा, ना हमारा भत्ता होगा, गुर्बत मसाइल का खात्मा करना सबसे पहले ज़रूरी है। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।